ठीक है, तो हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं वेब डेवलपमेंट की क्लास को, जिसमें हम वेबसाइट को बनाना सीखेंगे, फ्रंट एंड, बैक एंड और फुल स्टैक दोनों, तीनों। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि आज फर्स्ट डे है, तो अपन बेसिक चीजें देखेंगे। शायद आज से अपना कोडिंग शुरू ना हो, लेकिन कल से हो जाएगी, राइट? कल या परसों से हो जाएगी। तो आज अपन थ्योरी क्लास देखते हैं, बेसिक बेसिक ये होता क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं वेब डेवलपमेंट का होता है। तो वेब डेवलपमेंट क्या है? वेब डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग वेबसाइट और वेब एप्लीकेशंस फॉर द इंटरनेट, राइट? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि विद द हेल्प ऑफ वेब डेवलपमेंट अपन क्या कर सकते हैं, कुछ भी वेबसाइट बना सकते हैं जो वेब पे खुलेगी। क्लियर? हाँ। है ना? यानी गूगल क्रोम हो या कोई भी वेब ब्राउजर जो भी होगा, उस पे हम जो कुछ भी हम सर्च करते हैं, वो सब क्या है? वो सब वेब यानी कहीं ना कहीं वेबसाइट है। और वो सब किसके थ्रू बनता है? वेब डेवलपमेंट के ये थ्रू ही डेवलपमेंट। बनता है। क्लियर? तो आगे हाँ। बढ़ते हैं अपन। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हुई, जब वेब डेवलपर, तो जो वेबसाइट बनाता हो वो वेब डेवलपर, राइट? तो इसमें क्या पढ़ना है? वेब डेवलपर वही है जो वेबसाइट को बनाता होगा, वो वेब डेवलपर कहलाएगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ वेब डेवलपर्स। तो अभी करंट मार्केट में जो वेब डेवलपर का टाइप्स है वो कितने हैं? 3 है। इसको टाइप्स नहीं बोलते हैं, बट अभी सामान्य बोलचाल की भाषा में अपन बोल देते हैं कि हाँ टाइप्स है, फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर और एक होता है फुल स्टैक फुल डेवलपर। स्टैक। हालांकि ये सारा एक ही अंडर में आता है, यानी वेब डेवलपमेंट का मतलब ये पूरा एक में आएगा। क्लियर? हाँ। बट ये क्या है कि एक फुल्ली फंक्शनल वेबसाइट बनाना, यानी बहुत सारे कोडिंग की इसमें जरूरत पड़ती है। एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, जिसके वजह से जो डेवलपर्स होते हैं वो अपने आप को मतलब हल्का बनाने के लिए, जैसे मान लो इसको हमने 3 तरीके से अगर डिवाइड कर दिया, तो कोई फ्रंट एंड डेवलपर होगा, कोई बैक एंड डेवलपर होगा, राइट? और कोई, यानी जो फुल स्टैक है वो तो फुल स्टैक है ही। जैसे ये देखो, फ्रंट एंड डेवलपर है ना? फ्रंट एंड डेवलपर में क्या होता है कि वो डेवलपर, यानी वो डेवलपर जो क्या करेगा, फ्रंट एंड बनाएगा। फ्रंट एंड का मतलब क्या है कि किसी भी वेबसाइट का लुक कैसा है वो कौन बताता है? तो वो फ्रंट एंड डेवलपर फ्रंट बनाता एंड। है। जैसे हाँ, जो हम देखते हैं, जैसे हम कुछ भी वेबसाइट सर्च किए और हमें जो भी उस वेबसाइट में दिख रहा है, वो किसका काम है? वो फ्रंट एंड डेवलपर का काम है, जो उसको बनाया होगा। क्लियर? फ्रंट एंड डेवलपर में हम क्या करते हैं? वेब पेज का डिजाइन यूजिंग HTML CSS। HTML CSS ये अपना बेसिक है। जब भी हम वेबसाइट बनाने की बात करेंगे तो हमें HTML और CSS का नॉलेज किसी भी कीमत पे होना ही चाहिए। क्लियर? हाँ HTML भाई। CSS, हाँ, ये वेबसाइट बनाने के लिए होना चाहिए। हालांकि अभी बहुत सारे वो चल गए हैं, जैसे मान लो रिएक्ट से बना लेते हैं, एंगुलर से बनाते हैं वेबसाइट। बट रिएक्ट हो, एंगुलर हो या कुछ और भी कुछ भी हो, जैसे PHP हो, चाहे किसी भी टेक्नोलॉजी को तुम यूज करोगे, उसमें कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली HTML इन्वॉल्व ही होता है। क्लियर? हाँ। क्योंकि जो भी ब्राउजर है, यानी जो भी वेबसाइट है अभी करंट टाइप पे, विदाउट HTML वो रन नहीं होता है। तो इसलिए इसमें हमने लिखे भी हैं यूजिंग HTML एंड CSS डिजाइनिंग के लिए यूज होता है, और HTML कोड करने के लिए ये मार्कअप लैंग्वेज। अपन थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो उसके बारे में और बात करेंगे। दूसरा डेवलपर क्या होता है? दूसरा अपने पास एक बैक एंड डेवलपर, राइट? बैक एंड डेवलपर कौन होता है? हाँ। तो वैसे डेवलपर जो बैक एंड डिजाइन करता है। बैक एंड का मतलब यानी जो अंदर की लॉजिक है। जस्ट लाइक ऐसा समझो कि हमारे पास एक एक वेबसाइट है, जिसमें हमने गए कॉन्टेक्ट अस के फॉर्म को फिल किया। क्लियर? उस कॉन्टेक्ट अस में हाँ। हमने अपना नाम डाला, उसमें हमने अपना ईमेल डाला, पासवर्ड डाला, और बाकी जो भी, जैसे फोन नंबर मांग रहा था तो फोन नंबर डाला। ये सब हमने डाले, और जैसे ही इसमें हमने इंटर किया, तो वो कहीं ना कहीं क्या हुआ होगा, बैकएंड में कहीं ना कहीं डेटाबेस से अटैच होगा, और वो डेटा हमारा डेटाबेस में सेव हुआ होगा। क्लियर? तो वो जो, हाँ। जैसे जो फॉर्म बनाया वो तो फ्रंट एंड डेवलपर ने बना दिया, लेकिन उसमें डेटा डालने के बाद जो डेटा बैकएंड से सेव हो रहा है वो किसका काम हो? वो जो लॉजिक लिखा होगा वो किसका होगा? बैकएंड डेवलपर का। बैकएंड को। बैकएंड हाँ। डेवलपर वो लॉजिक लिखता है कि डेटा को कैसे हम सेव कराते हैं। ठीक है? उसके बाद जैसे हमने सेव किया, और हम जब दोबारा लॉगिन करेंगे तो हमारा प्रोफाइल खुल जाएगा डेटाबेस से फेच करके, है ना? तो बैकएंड डेवलपर ये होता है, यानी बैकएंड की कोडिंग ऐसा समझो ना। जैसे मान लो इंजन, जो हम गाड़ी लेने जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? फ्रंट एंड देखते हैं, यदि गाड़ी कैसी डिजाइन में दिखती है, वही डिजाइन लुक जैसे देख उसका। लिए, हाँ, तो वो हमने लुक देख लिया, वो फ्रंट एंड है। बट क्या है, जो गाड़ी के बारे में नॉलेज रखता है वो लुक पे ज्यादा डिपेंड नहीं करता है। वो ये पूछेगा कि इसके अंदर इंजन क्या है, इसका माइलेज क्या है ना? यानी वो उसके बैक हाँ। एंड पार्ट के बारे में भी जानेगा। तो कोई भी वेबसाइट जब हम बना रहे होते हैं, तो ओनली फ्रंट एंड या ओनली बैक एंड से नहीं चलता है। मतलब मान लो कि बैक एंड हमारा दोनों। एकदम खराब है, जैसे हम डेटा सेव कर रहे हैं, डेटा सेव ही नहीं हो रहा है,
तो वो वेबसाइट किसी काम के नहीं होंगे, राइट? तो वेबसाइट डेवलप जब हम करेंगे तो फ्रंट एंड के साथ-साथ हमें बैक एंड पे भी उतना ही फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ तो बैक एंड ही है ना, डेटा हम वहीं से सेव कर रहे हैं, डेटा ला रहे हैं डेटाबेस से, तो वो बैक एंड में आते हैं, राइट? आई होप कि बैक एंड डेवलपर तुम्हें समझ में आया होगा। बैक एंड डेवलपर से यूजर को कोई मतलब नहीं है, जस्ट लाइक कि आप जैसे आप यूजर हैं, तो वेबसाइट दिख कैसा रहा है ये तो हमें क्लियर दिख रहा है, बट डेटाबेस सेव कैसे हो रहा है, किस लैंग्वेज में लिखा गया है वो, पहले वो कहाँ-कहाँ हिट किया होगा, इससे क्या मतलब यूजर को, है ना? यानी बैक एंड डेवलपर को ऐसे भी कह सकते हो कि हिडन पार्ट, किसी भी वेबसाइट का हिडन पार्ट क्या होता है? बैक एंड होता है। क्लियर? बैकएंड। हाँ, तो बैक एंड डेवलपर यानी हमने लिखा बैक एंड डेवलपर क्रिएट द बैकबोन ऑफ वेब एप्लीकेशन, यानी फ्रंट एंड तो बना लिए हम, लेकिन उसमें डेटा वेटा सेव कराना या डेटा फेच करवाना ये सब बैकएंड का काम होता है। इसमें बहुत सारे लैंग्वेज यूज होते हैं, जैसे PHP से कर सकते हो, Node.js से कर सकते हो, पाइथन से कर सकते हो, जावा से कर सकते हो, है ना? बहुत सारी, आवाज थोड़ा ज्यादा आ रहा है, बहुत सारे टेक्नोलॉजी है जिससे हम बैकएंड को डेवलप कर सकते हैं। क्लियर? तीसरा क्या है अपने पास, एक तीसरा है फुल स्टैक फुल स्टैक। डेवलपर। हाँ, फुल स्टैक डेवलपर क्या होता है? कॉमन सेंस की बात है, यानी जो दोनों बना लेता हो, यानी एक वैसे डेवलपर जो अच्छा। फ्रंट एंड भी बना ले और बैक एंड भी बना ले, उसे हम क्या बोल देंगे? फुल स्टैक डेवलपर, है ना? हाँ तो वो टाइप्स ऑफ वेब डेवलपर समझ में आया कि फ्रंट एंड का क्या रोल होता है, बैक एंड का क्या रोल होता है, और फुल स्टैक तो जो दोनों होता है वो, ये समझ में आया? क्लियर? हाँ, तीनों क्लियर है। हाँ, तो जो हम अपने इस जर्नी में ले जाएंगे, जो हम इस क्लास को आगे करके कंटिन्यू, मान लो 1 से 2 यानी 50 से 60 दिन लगेंगे, जिसमें हम फुल स्टैक डेवलपर पे काम करेंगे, ठीक है? यानी हमें वेबसाइट का फ्रंट एंड भी आएगा और बैक एंड भी आएगा साथ साथ में। क्लियर? हाँ। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? व्हाट आर द स्किल्स रिक्वायर्ड टू बिकम अ वेब डेवलपर, यानी स्किल्स क्या रिक्वायरमेंट होता है? तो हमने अभी बताया कि जैसे दो तरह के, एक फ्रंट एंड होता है और एक बैक एंड होता है, दो पार्ट होते हैं वेब एप्लीकेशन के। तो फ्रंट एंड के लिए हम कुछ टूल्स यूज करते हैं और कुछ टूल्स बैक एंड के लिए करते हैं, है ना? यानी बैकएंड में कोड अलग से करते हैं और फ्रंट एंड में फिर अलग से करते हैं, और दोनों को किसी न किसी मीडियम से मर्ज करते हैं। वो मर्ज कैसे करते हैं वो भी हम सीखेंगे। क्लियर? जैसे देखो, फ्रंट एंड के लिए जो हम स्किल्स यूज करेंगे वो क्या क्या कर सकते हैं? HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये तीनों तो कंफर्म है, फिक्स है, ये तीनों करना ही पड़ेगा। इसके अलावा अभी मार्केट में कुछ दिन से चल रहा है क्या, फ्रेमवर्क आ गए हैं। मतलब HTML में जो कोड करते हैं ना अपन, उसमें डिफिकल्टी ये आती है कि हमें बहुत सारे कोड करने पड़ते हैं। जैसे मान लो हमने एक हेडर बनाया, ठीक है? तो हमें जैसे होम पेज पे भी सेम हेडर दिखाना है और अबाउट पेज पे भी सेम हेडर दिखाना है। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हेडर के पूरे कोड को अबाउट अस में फिर से हमें देखना, वो कॉपी करना पड़ेगा। HTML की जो सबसे बुरी बात है सर, है ना? ये समझ में आ रहा है? हाँ। तो इसलिए इसलिए डेवलपर्स ने क्या किए हैं कि लाइन ऑफ कोड कम हो जाए, जिसके कारण बहुत सारे फ्रेमवर्क आ गए मार्केट में, जैसे रिएक्ट, एंगुलर, ये सब, है ना? इससे हम फ्रंट एंड, यानी फ्रंट एंड डेवलपर के लिए हम HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और कोई सा एक फ्रेमवर्क यूज करेंगे, जिसमें हम अपने कोर्स में एंगुलर यूज करने वाले हैं। क्लियर? आवाज थोड़ा ज्यादा आ रहा है, अगर आवाज ज्यादा है तो थोड़ा म्यूट कर लेना, ठीक है? नहीं, आवाज सही आ रहा है। नहीं, तुम्हारा आवाज उधर से ज्यादा आ रहा है, या तो बोल दो कि हाँ। शांत हो जाए, जो भी होगा। अब देखो, बैकएंड डेवलपर है। बैकएंड डेवलपमेंट में क्या होता है कि इसमें जो बैकएंड के कोड लिखते हैं उसके लिए भी अपने पास बहुत सारे लैंग्वेज है, तो हम जो यूज करेंगे वो Node.js यूज करेंगे। बाकी इसके अलावा PHP है, और भी बहुत सारा है। उसी के अंदर बैकएंड के ही अंदर एक और पार्ट ब्रेक होगा, जो होता है डेटाबेस। यानी बैकएंड में जो कोड हम लिखते हैं तो उसके लिए एक और टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है, डेटाबेस। और डेटाबेस में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, हम जो चाहे वो यूज कर सकते हैं। और कोई भी बैकएंड लैंग्वेज हो, जैसे Node.js है, तो हम कोई भी डेटाबेस यूज कर सकते हैं, SQL हो, नो SQL हो, डजेंट मैटर। बस हमें SQL, नो SQL आनी चाहिए और Node.js आनी चाहिए। अगर तीन, यानी सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। हम अपने मनपसंद की डेटाबेस, हम अपने मनपसंद की बैकएंड लैंग्वेज और हम अपने मनपसंद की फ्रंट एंड लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, और जब सबको कंबाइन करते हैं तो एक फुल फंक्शनल वेबसाइट बनती है। क्लियर? हाँ। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाँ। ये जॉब आउटलुक क्या है? जॉब आउटलुक को छोड़ो, जॉब तो अच्छी ही है, क्योंकि हर कुछ अब वो हो रहा है ना, डिजिटल हो रहा है, तो हर कोई चाहता है कि मेरी कंपनी हो या मेरा शॉप जो भी हो वो ऑल ओवर वर्ल्ड में चले। तो ये तो ठीक है, अच्छा ही है। उसके बाद क्या है? हाउ टू स्टार्ट। स्टार्ट कैसे करेंगे हम? तो स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले अपन फ्रंट एंड पढ़ेंगे। फ्रंट एंड में HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ये पढ़ लेंगे, और कोई एक लाइब्रेरी देख लेंगे। जैसे रिएक्ट हम इसमें देखने वाले हैं, तो HTML से शुरू करेंगे, फिर CSS, जावास्क्रिप्ट और
कोई एक लाइब्रेरी देखेंगे और उसके बाद जैसे फ्रंट एंड हो जाएगा तो फ्रंट एंड पे कोई एक प्रोजेक्ट बनाएंगे अच्छी सी और फिर बैक एंड में आ जाएंगे। बैक एंड में हम Node.js सेलेक्ट यूज करते हैं ज़्यादा। और बेसिकली अभी मार्केट में ज़्यादा Node.js यूज इसलिए भी हो रहा है कि जैसे अपन फ्रंट एंड में जावास्क्रिप्ट सीख के आ रहे हैं ना, तो जावास्क्रिप्ट के जैसा ही है Node.js, क्योंकि मतलब उसी का सेम है। यानी जो जावास्क्रिप्ट की कोड है उसमें 70 to 80% Node.js से कोड मैच करता है ना। इसलिए हम, क्योंकि Node.js है जावास्क्रिप्ट की ही लाइब्रेरी है, इस वजह से हम क्या बोलेंगे कि जो हम जावास्क्रिप्ट यानी फ्रंट एंड में जो सीख के आ रहे हैं तो उसी से हम बैक एंड भी कर लेंगे, तो हमारे लिए इजी होगा। बाकी जो भी मतलब सीखना चाह रहा हो तो किसी और लैंग्वेज से भी सीख सकता है, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है कि हम किसी एक से ही सीखें, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद क्या है, ये तो हालांकि तुम इसी बैकग्राउंड से हो तो तुम्हें ये पता भी होगा। जैसे सेटिंग अप योर इन्वायरमेंट वेरिएबल, इन्वायरमेंट डेवलपर इन्वायरमेंट, इसमें क्या होगा, जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं, हमें वेबसाइट बनाना है। वेबसाइट बनाना है तो हमें क्या चाहिए, एक तो चाहिए कोड लिखने के लिए जगह, है ना, यानी कुछ ना कुछ तो हमें हाँ चाहिए जहाँ पे हम कोड लिखेंगे, क्लियर। और दूसरा चाहिए कि हमें कोड को रन करना है, तो रन करने के लिए हमें आउटपुट देखने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए, है ना। तो हम यहाँ हाँ पे क्या दिए हैं, जैसे देखो कोड लिखने के लिए हम बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर का यूज करते हैं, जैसे VS कोड हो गया, सबलाइन हो गया, है ना। तो इस तरह से हम जैसे जो भी चाहो तुम किसी भी इन्वायरमेंट में यानी किसी भी सॉफ्टवेयर में कोड लिख सकते हो। जैसे VS कोड में भी लिखोगे बात वही होगी, सबलाइन में लिखोगे वही होगी, और भी जो भी वो आता है, जैसे नोटपैड में भी कोड लिख सकते हो तुम। हर जगह कोड सेम ही लिखना होगा। और उसके बाद हमें इसको चलाने के लिए क्या है, कोई भी एक वो चाहिए। जैसे गूगल क्रोम हम यहाँ यूज करेंगे, तुम हो सकता है ब्रेव यूज कर लो, कोई माइक्रोसॉफ्ट का एज यूज कर ले, है ना। यानी वही कोड को रन करने के लिए हमें एक ब्राउजर चाहिए। ये तो नॉर्मल सी बात है, ठीक है। हाँ हाँ तो तुम्हारे वो सॉफ्टवेयर में तो VS कोड होगा ही तुम्हारे सिस्टम में, राइट, जहाँ पे तुम कोड हाँ करोगे। हाँ बे, और बिना हाँ है। ब्राउजर के तो, और बिना ब्राउजर के तुम्हारा सिस्टम होगा भी नहीं, तो तुम्हारे पास ये दोनों सेटअप है, क्लियर। हाँ हाँ, तो तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, बाकी जिसके पास नहीं होगा वो करेगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये हालांकि अभी तुम्हें उतना समझ नहीं आएगा, बट फिर भी एक बार देख लो कि होता क्या है, एक वेबसाइट कैसे वर्क करता है, क्लियर। हाँ थोड़ा सा देखना क्या होता है वो, शायद समझ में आ जाए थोड़ा बहुत। जैसे देखो, हमने क्या किया, ये एक यूजर है, क्लियर। एक सेकंड। हम्म, जैसे ये एक यूजर है, वो तुम्हें दिख रहा होगा, राइट। ये मान लो ये तुम हो, ठीक है। और ये तुम्हारा सिस्टम है। हेलो। हाँ सुन रहे भैया। हाँ, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये यही चीज है जिस पे खत्म हो जाती है वेबसाइट। यही अंदर की पूरी लॉजिक है, और इसी लॉजिक में पूरे जो भी डेवलपर है वो उलझे रहते हैं। 2-3 साल लगा देते हैं, बट उसे समझ नहीं आता है। बट आई होप तुम्हें आ जाएगा। देखो जैसे क्या होता है, ये एक यूजर है, ऐसा मानो कि ये तुम हो। तुम अपने सिस्टम में गए और कुछ सर्च किए, राइट। सर्च किए तो तुम्हें वहां पे हाँ कुछ दिखा से मान लो कि तुमने कोई वेबसाइट खोले और वहां पे लॉगिन वाले पेज में गए। अब लॉगिन वाले पेज में तुम क्या करोगे कि कुछ रिक्वेस्ट करोगे। रिक्वेस्ट मतलब मान लो तुम अकाउंट बनाए, ठीक है, अकाउंट बना रहे हो तो तुमने सब डेटा फिल कर दिया उसमें। या नहीं तो मान लो तुम कुछ सर्च कर रहे हो कि हमें ये दिखाओ। जैसे गूगल पे हम सर्च करते हैं ना कि मुझे बुर्ज खलीफा दिखाओ, तो हम क्या किए वहां पे कुछ हाँ इंटर कर, जैसे कुछ भी हम डेटा डाल के इंटर कर रहे हैं, तो हम क्या भेज रहे हैं, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो आ जा रहा है। हाँ नहीं, वो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पहले पूरी फंक्शन समझो। जैसे हम किसी भी वेबसाइट पे गए और कुछ भी इंटर कर जैसे डाल के हम सबमिट करते हैं, तो सबमिट करने के दौरान क्या होता है, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब वो रिक्वेस्ट कहाँ गया, हाँ सामने ये, से। हाँ, तो वो रिक्वेस्ट आया बैकएंड में। अब बैकएंड में क्या क्या लगा है, बैकएंड में कोई भी एक लैंग्वेज में कोडिंग हुई है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है वो, जैसे PHP अच्छा जावास्क्रिप्ट कुछ भी। और वहां पे वो वेब सर्वर की हेल्प से, ये दो पार्ट होते हैं उसके, एक तो फाइल सिस्टम। जैसे मान लो तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो तो हो सकता है तुम कुछ इमेज मांग रहे हो, है ना, या कोई नया पेज हाँ मांग रहे हो, है ना। तो उस पेज में जैसे मान लो हमें क्या क्या दिखेगा फाइल सिस्टम में, अगर हम गए तो जैसे कुछ सर्च कर रहे हैं, जैसे मान लो हम बुर्ज खलीफा सर्च किए तो हमें इमेज दिखाएगा, है ना। और या नहीं तो इमेज हम कोई दिखाएगा। पेज, हाँ, या नहीं तो हम कुछ पेज अगर सर्च कर रहे हैं तो HTML का पेज आ जाएगा अपने पास, तो हमें उसमें क्या हाँ HTML CSS इमेज दिख रहा है। और या नहीं तो जब हम अपना अकाउंट लॉगिन कर रहे हैं तो हम उसमें डेटाबेस भी यूज हो रहा होगा, तो डेटाबेस में वो कोई डेटाबेस जैसे MySQL होगा, पोस्ट SQL हो गया, है ना। और एक हाँ MongoDB होगा, पता नहीं क्या लिखा है। तो ये हो गया, इसमें क्या है,
तब जैसे हमने अपना डेटा एंटर किया और हमें लॉगिन कर दिया, तो ये पूरा डेटा ले लिया और इसके पास एक रिस्पॉन्स आ गया। तुमने जैसे अब मान लो कि तुम लॉगिन कर रहे हो, तुमने यूजर नेम और पासवर्ड दे दिए हो इस फॉर्म में, ये जो अपना ब्राउजर है इस फॉर्म में तुमने पासवर्ड और ईमेल दे दिए हो। अब ये ईमेल ये पूरी प्रोसेस होगी उसके अंदर, ये लॉजिक में, ठीक है। अब वो बैकएंड की कोड है वो डिसाइड करेगा कि उससे डेटाबेस में डेटा कैसे फेच करना है, फाइल सिस्टम का यूज कैसे करना है। ये पूरा करने के बाद तुम्हारे रिक्वेस्ट के हिसाब से उसके पास एक रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। और वो हम्म। रिस्पॉन्स तुम्हें रिटर्न में वो रिस्पॉन्स दिखेगा। तो नहीं देखते हो जैसे लॉगिन हो जाता है तो क्या दिखता है, अपने को अपना आईडी दिखने लगता है, यानी योर अकाउंट करके ऑप्शन आता है ना। जैसे फ्लिपकार्ट पे हाँ, ही अगर पूरा हम आते डिटेल हैं, आ जाता है। हाँ, तो वो क्या किया, वो जो डेटाबेस में जो डेटा सेव था ना उससे डेटा फेच करके पूरा एक रिस्पॉन्स अपने को दे दिया। और उसके बाद क्या है, हाँ। जो हमें डिस्प्ले पे रिजल्ट दिखता है वो हमारा वही रिस्पॉन्स वाला डेटा ब्राउजर के पास आता है और वही ब्राउजर अपने को दिखा देता है वो। क्लियर। तो ये पूरा हम्म। एक फंक्शन होता है। इसमें क्या है, फ्रंट एंड वाले का काम तो यहीं पे खत्म हो गया, उसने डिजाइन बना दिया, खत्म। अब ये पूरा पार्ट है मेन काम बैकएंड। बैकएंड का। ये पूरा काम बैकएंड का है। ये थोड़ा टफ होता है, हाँ, सीखना भी थोड़ा टफ होता है। और इसकी कोडिंग भी बहुत, मतलब थोड़ा सा गड़बड़ होने की वजह से पूरी खराब हो जाती है ना। तो एरर इसको आ थोड़ा जाता है। अच्छे से, हाँ, तो इसमें जैसे अगर कोई मेरे से पूछे, वैसे तो फ्रंट एंड बैक एंड दोनों सेम ही मानेंगे हम कि दोनों का सेम दर्जा है, बट अगर कोई मेरे से पर्सनली पूछे तो मैं ऐसा मानता हूँ कि एक फुल वेबसाइट में 60-40 का समथिंग रहता है ना। 60% बैक एंड डेवलपर काम करता है उसमें और 40% फ्रंट एंड, ठीक है। हाँ, तो वहाँ पे। ये है कि एक वेबसाइट कैसे वर्क करता है। आई होप कि समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत ही सही आया होगा, राइट। समझ में आ गया ये कैसे हाँ, काम समझ करता में है। आया। हम्म। तब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अपन देखते हैं आगे क्या है। ओके, नाउ अपन क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट कहाँ से करेंगे, सबसे पहले HTML। तुम्हें HTML आती है थोड़ा बहुत। भैया नहीं, HTML नहीं आती। हाँ, तब बहुत अच्छी बात है। अगर थोड़ी बहुत आती तो थोड़ा दिक्कत होता, नहीं आती है तो अच्छी बात है, अच्छा, ठीक है। क्योंकि कोई ठीक भी है काम भैया। बेसिक, हाँ, क्योंकि कोई भी काम बेसिक से शुरू करो तो ज्यादा बेटर रहता है। अगर उसको थोड़ा बहुत आता है तो मतलब थोड़ा आगे आगे चलता है ना। तो ये बहुत अच्छी अच्छा। बात है कि तुम्हें नहीं आती है, सीख लोगे। अब जैसे देखो इसमें क्या है, स्टार्ट विद HTML। HTML के बारे में थोड़ा बहुत, मार्कअप लैंग्वेज है ये। उसके बाद क्या है, वे टू स्ट्रक्चर कंटेंट सो दैट, यानी जो वेबसाइट पे हमें दिखता है तो उसको हम, यानी HTML जो कोड करते हैं वो वेबसाइट में कन्वर्ट हो जाती है और वो हमें दिखता है ना। तो ये तो बेसिक चीजें हैं, इसको छोड़ो। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, HTML से हम स्टार्ट करेंगे, क्लियर। अब जब आगे बढ़ेंगे तो क्या है, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट HTML के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाय द वे ये तुम स्क्रीनशॉट ले लेना, या नहीं हो तो तुम लिख सकते हो, क्योंकि इंटरव्यू के पर्पज से भी। अब आगे की जो भी लेक्चर है वो तुम्हें ज्यादा यूजफुल होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा थ्योरी भी ऐसा होगा जो अगर तुम जॉब इंटरव्यू में जाओगे तो वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो भैया तो पेन तो, ऐसा कीजिएगा ना, नोट्स का स्क्रीन वो भेज दीजिएगा, PDF। हाँ, तो हम PDF ही भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ। हाँ, तो ये देखो अब क्या है, इंपोर्टेंट पॉइंट अबाउट HTML। तुम HTML को सीखने जा रहे हो तो पहले ये तो जान लो HTML का इंपोर्टेंट पॉइंट क्या होता है, HTML, है ना। तो इसकी जो हम्म। सबसे पहला हमने क्या लिखा है, वी आर करेंटली यूजिंग HTML5। HTML5 ये ऐसा है कि जैसे कोई भी चीज का वर्जन आता है ना, पबजी में वर्जन आता है, लेटेस्ट। हाँ, तो वही जो अभी लेटेस्ट हम यूज कर रहे हैं वो क्या है, HTML5 है। इसके पहले HTML4 यूज हो चुका है, 3 यूज हो चुका है ना। तो वो सिंपल लाइन है। उसके बाद अच्छा। क्या है, इट यूजेज टैग और स्ट्रक्चर। इट यूजेज टैग टू स्ट्रक्चर कंटेंट। देखो HTML क्या है, मतलब बहुत सारे टैग से मिलकर एक पूरा लैंग्वेज बना हुआ है HTML, जिसको लोग लैंग्वेज तो कहते भी नहीं है, हालांकि मार्कअप लैंग्वेज है ये, ठीक है। यानी बहुत सारे टैग, हाँ। जैसे मान लो 100-200 टैग मिलके पूरा एक HTML का एक बंडल है, ठीक है। इसको ऐसा समझो कि तुम्हारे पास एक बॉक्स आया है, क्लियर। और वो हाँ। उस बॉक्स में बहुत कुछ रखा हुआ है, छोटा छोटा पैकेट बना के, यानी एक बहुत बड़ा गिफ्ट का पैकेट है, उसके अंदर भी बहुत सारे गिफ्ट है, क्लियर। तो वही है कि हम्म। HTML तो एक टेक्नोलॉजी है, और उसके अंदर क्या है, HTML के जब अंदर झांक के देखोगे तो तुम्हें बहुत सारे टैग दिखेंगे। जैसे H1 टैग दिखेगा, कहीं हेडर दिखेगा, कहीं फुटर दिखेगा, कहीं बॉडी टैग दिखेगा, है ना। तो जैसे ये मान लो अच्छा। एक बोरिये में बहुत सारा कुछ बंद है, और जब हम उस बोरी को खोलते हैं, यानी जब HTML में तुम प्रवेश करोगे तो तुम्हें उसी टैग को देखना पड़ेगा। अच्छा, ये हेडर टैग है तो इसका ये यूज है।
जो तुम अभी आगे हम पढ़ेंगे तो तुम्हें समझ में आने लगेगा कि हेडर का यूज कहाँ है, फुटर का यूज कहाँ है ना, डिव का यूज कहाँ है। हम्म, तो ये समझ में आया कि HTML में क्या होता है, बहुत सारे टैग होते हैं। क्लियर? हाँ हाँ, उसके बाद क्या है, HTML डॉक्यूमेंट हैव ए हायरार्किकल स्ट्रक्चर। हायरार्किकल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, तो एक काम करो, अभी नेक्स्ट में जब हम उसका वो देखेंगे तब समझ में आ जाएगा तुम्हें कि हायरार्किकल हायरार्किकल का मतलब क्या होता है कि एक पेरेंट होता है, उसके मान लो 2 चाइल्ड हो गए, उस दोनों चाइल्ड के फिर से 2-2 बच्चे हो गए, है ना? यानी उसके फिर से 2-2 चाइल्ड हो गए। ये हायरार्किकल बना के चलता है। जैसे ऐसा समझो ना, हम्म, तुम बाइनरी ट्री पढ़े होगे आई थिंक, पढ़े हो? हाँ हाँ हाँ, तो बाइनरी ट्री में क्या होता है, एक पेरेंट होते हैं, फिर उसके चाइल्ड होते हैं, फिर उसके भी बहुत सारे चाइल्ड होते हैं, फिर चाइल्ड होते हैं, है ना? तो उसी तरह से हाँ HTML में भी जब तुम कोड करोगे तो उसमें भी सबका एक पेरेंट होता है, उसको फिर हमने पार्ट में डिवाइड किए रहते हैं, उसके कुछ चाइल्ड होते हैं, 2 3 4 जितने भी चाइल्ड हो, उस चाइल्ड के अंदर भी कुछ होते हैं। जैसे मान लो एक हमने ले लिए डिव टैग। डिव टैग क्या होता है तुम्हें भी कुछ पता नहीं है, लेकिन ऐसा मान लो कि कुछ होता है जो बॉक्स बनाता है। क्लियर? अच्छा अब उस डिव के अंदर हमने क्या किए कि 2 हेडर दिए, यानी दो दो बार H1 टैग यूज किया, तो उस वो डिव पेरेंट हो गया दोनों हेडर के लिए। समझ में आया? हाँ। हाँ, क्योंकि उसके तो अंदर वो है, यानी डब्बा जिस जो होगा वो हेडर का वो हो जाएगा, पेरेंट हो जाएगा। हाँ, हेडर का जो है वो डिव जो डब्बा बना है वो पेरेंट हो जाएगा, और वो डिव जिसके अंदर है वो उसका पेरेंट हो जाएगा, यानी हेडर के लिए वो ग्रैंड पेरेंट हो जाएगा, है ना? अच्छा, तो और डब्बा का हाँ, पेरेंट वो हो जाएगा, वो डिव हेडर। हाँ, जो डब्बा है नहीं, जो डिव जो है ना अपना, जो अपन ने बनाए हाँ हैं, उसके अंदर H1 है, तो H1 हो गया चाइल्ड डिव का। अब वो डिव जिसके अंदर है वो होगा उसका पेरेंट, डिव का पेरेंट, जैसे बॉडी के अंदर होगा, क्योंकि कोड बॉडी के अंदर रहता है ना? इस तरह से, यानी हेरेरिकल में चलता हम्म, है ये। ठीक है? और जब हम हम्म, जेएस का यूज करेंगे तो इस हेरेरिकल के पैटर्न को तुम विजुलाइज कर पाओगे कि अच्छा हम इस डिप में पहुंच गए हैं, तो तुम वहां देख पाओगे कि उस डिप के अंदर कितने चिल्ड्रेन हैं, क्योंकि अभी तो तुम छोटे कोड पे हो, तो छोटे कोड में तो तुम खुद ही देख लोगे कि अच्छा एक हेडर है, उसके अंदर तो हमने स्पैम टैग या कुछ भी यूज किए हैं, तो वो तो तुम्हें दिख ही जाएगा। लेकिन जब बहुत सारे कोड एक साथ आएंगे ना, जब कोई वेबसाइट को तुम्हें विजिट करना होगा तो तुम्हें सर्च करके देखना पड़ेगा, तुम्हें जेएस का यूज करना पड़ेगा कि अच्छा देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। यानी एक हमारे पास डिव है, मेन के अंदर कितने सारे हैं, तो हम जेएस का यूज करके उसमें देखते हैं। हालांकि ये दूर की बात है जब कोड बहुत ज्यादा हो जाती है तब। ठीक है? क्योंकि मानो ना तुम 1000 लाइन की कोड को तुम्हें रीड करने में बहुत हालत खराब हो जाएगी, है ना? हाँ भैया। तो हाँ, तो इतना ना करने के वजह से, और हमें उसमें जरूरत पड़ती है कि यानी हमें जब मान लो एक डिव के अंदर 2 टैग है और दोनों टैग में हमें सेकेंड टैग पे कुछ लगाना है, तो हमें सेकेंड तक पहुंचना तो पड़ेगा ना पहले, है ना? तो ये होता है। होप इस हम्म, पे बहुत सारी बात हो गई, अपन थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ये तुम्हें समझ में आ जाएगा हायरार्किकल स्ट्रक्चर। अभी आगे बताता हूँ मैं, ठीक है? HTML क्या है, केस सेंसिटिव होता है फॉर टैग एट्रीब्यूट एंड क्या है, टैग्स एट्रीब्यूट के लिए। ठीक है? तो इसका मतलब क्या है, केस इनसेंसिटिव। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो तुम H1 कैपिटल में लिखो, स्मॉल में लिखो, डजेंट मैटर। ठीक है? यानी इसमें कैपिटल हम्म, स्मॉल का कोई लोचा नहीं है। तुम चाहो तो एक स्मॉल में लिख दो, एक कैपिटल में लिख दो, कुछ भी लिख दो, डजेंट मैटर। इसके जो टैग होते हैं उसको कैपिटल स्मॉल से कोई मतलब नहीं है। वही है कि HTML टैग जो होता है वो केस इंसेंटिव होता है। ठीक है? उसके बाद क्या है, टैग प्रोवाइड सिमेंटिक मीनिंग। टैग का एक सिमेंटिक मीनिंग होता है जो तुम नहीं समझ पाओगे। टैग का जो सिमेंटिक मीनिंग है वो बस ब्राउजर को पता होता है। ठीक है? ब्राउजर को पता होता है, हम्म, मतलब जैसे मान लो तुमने H1 में कुछ कंटेंट लिखा और वो तुम्हें हेडर बना के दिखा रहा है ना ब्राउजर? तो तुम ये मतलब अपन को तो पता है कि हाँ H1 हेडर ही हमने डाल दिया, और जब इसको रन करते हैं तो उसका एक अलग मतलब होता है ब्राउजर में। जो ब्राउजर के पास H1 जाएगा ना, तो ब्राउजर समझ जाएगा अच्छा इसको इस तरह से दिखाना है। यही बात है कि टैग्स प्रोवाइड सिमेंटिक मीनिंग टू कंटेंट, यानी उसके अंदर जो कंटेंट होगा उसका एक सिमेंटिक मीनिंग होता है जो ब्राउजर की बात है। ठीक है? हम्म। एक बार भैया ये फिर से बताएंगे। HTML प्रोवाइड सिमेंटिक मीनिंग टू कंटेंट। इसका मतलब क्या है, देखो, जैसे कोई भी टैग है, मान लो H1 टैग हो गया, div टैग हो गया, चाहे जो भी तुम टैग यूज करते हो, उस सबका कहीं ना कहीं एक अपना मतलब है। यानी इसमें कोई एक दूसरे से रेप्लिकेटेड नहीं है। ठीक है? भले ही काम एक जैसा कर दे। अच्छा, जैसे मान लो तुम p टैग यूज कर रहे हो, यानी पैराग्राफ टैग है, उसके अंदर तुम कुछ हाँ कंटेंट लिख रहे हो, और एक H1 टैग यूज कर रहे हो। ठीक है?
और दोनों का हाँ। जो कंटेंट दिख रहा हो वो दोनों कंटेंट तुम्हें सेम दिख रहा है। जो ब्राउज़र पे है वो तुम्हें सेम दिखेगा, सेम दिख रहा हो, लेकिन तुम्हें वो सेम दिख रहा है बट जो अपना ब्राउज़र है उसके लिए वो मीनिंग अलग है। पैराग्राफ अलग होता है उसके लिए और हेडर अलग होता है। समझ आया? मतलब दोनों का नाम अलग अलग है। हाँ, वो उसका ब्राउज़र अलग समझ रहा है उस चीज़ को, लेकिन अपन को जो कंटेंट दिख रहा है वो अच्छा। सेम दिख रहा है। यानी उसका अपना-अपना मतलब, इसमें जितने भी टैग हैं, उस सबका अपना कुछ ना कुछ मतलब है। ठीक है? बट ऐसा हम्म, होता है कि हम यूज़ करने के समय में जैसे मान लो कंटेंट ही दिखाना है तो हम H1 यूज़ कर लें या P यूज़ कर लें या H2 यूज़ कर लें, अपन कैसे भी यूज़ करके कंटेंट दिखा लेते हैं। बट जब ब्राउज़र पे कोड जाती है तो वो अपने हिसाब से उसको, यानी उसके लिए सब कुछ अलग है, सब कुछ नया है। सबका अपना-अपना मीनिंग है। ब्राउज़र के लिए है ये चीज़। ठीक है? सिमेंटिक मीनिंग समझ में आया? हाँ भैया। हाँ, कंटेंट दिखाने का बहुत सारा वे है, लेकिन और हम किसी भी तरीके से अपन कंटेंट को देख सकते हैं। जैसे हमें कुछ नाम-वाम प्रिंट करना हो तो बहुत सारा वे है एचटीएमएल में। बट अपने लिए तो वो एक ही काम है कि हमें नाम देखना है। बाकी ब्राउज़र के लिए जो भी टैग है उसके अंदर सबका अपना-अपना मतलब है, बस इतना ही है, दैट्स ऑल। उसके बाद क्या है, एचटीएमएल इनेबल्स प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट वेब पेजेस, यानी ये जितने भी प्लेटफॉर्म है सब पे सेम जैसा दिखता है। ठीक है? जैसे सब पे सेम जैसा हम्म, दिखता है मतलब प्लेटफॉर्म क्या, जैसे विंडो पे देख लो, वो सेम एचटीएमएल वैसा ही दिखेगा। तुम मैक पे देख लो सेम वैसा ही दिखेगा, है ना? यानी प्लेटफॉर्म हम्म, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, इसको प्लेटफॉर्म से कोई मतलब नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आया? शायद इसमें हमने ज्यादा टाइम ले लिए, बस इसमें बहुत कुछ था, है ना? हाँ भैया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यार। ये देखो, ये बॉयलर प्लेट है, यहाँ पे मैं तुम्हें अच्छे से समझा पाऊंगा कि हेरेडिकल का मतलब क्या होता है। जैसे देखो, ये तो पहली जो लाइन है, ये पहली वाली जो लाइन है ना? हम्म, ये है, एक काम करो, इसके आगे आई होप कि हमने एक और चीज बनाया है। ये अपना बॉयलर प्लेट है, जो अपन बॉयलर प्लेट यानी एचटीएमएल जब हम शुरू करेंगे ना पहला पेज, तो इतना चीज, इतना कुछ जो है ना हमें पहले से लिखा आएगा। क्लियर? ये हाँ। हमें एचटीएमएल खुद बना के देता है। अब इसमें हमें सबको बारी बारी से समझना पड़ेगा कि ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है। क्लियर? तो हम समझेंगे। थोड़ा देखो, इसके आगे हम बता रहे हैं कि कौन क्या है, हमने शायद बनाया है। हाँ, ये देखो, अब हो गया। यहाँ पे समझना, जैसे देखो, हमने यहाँ पे जो ये डॉग टाइप लिखा है ना, कैसे बताऊं, हाँ, ये देखो, जैसे ये अपना डॉग टाइप है ना, दिख रहा है? दिख नहीं रहा अभी। पेज नहीं दिख रहा है? नहीं। ठीक से देखो, नहीं, नहीं दिख रहा है। बस आपका क्या फोटो आ रहा है। पेज नहीं आ रहा? नहीं, पेज नहीं, पेज तो स्टार्टिंग से ही नहीं आ रहा। क्या पेज नहीं दिख रहा है तुम्हें? नहीं, स्टार्टिंग से ही नहीं दिख रहा है, सिर्फ आपका आवाज नहीं सुन रहे हैं। अरे यार, चलो रुको रुको, तुम्हें पहले बोलना चाहिए। तो हमको लगा कि आप वो कैमरा ऑफ करवाए ना और कर लिए, तो हमको लगा कि बस ऐसे ही थ्योरी थ्योरी क्लास है तो समझ रहे थे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, स्क्रीन तो शेयर था यार। रुको रुको रुको, हमारा तो वो भी नहीं मिल रहा है। अच्छा हाँ हाँ, एक क्या सेकंड, है? अभी मिलेगा। हम्म, स्क्रीन शेयर ही नहीं था क्या? हम तो उस पे बता रहे थे, बताओ, तुम्हें पूरा मिस हो गया। अब दिख रहा है क्या?
सत्यम इज रिप्रेजेंटिंग। हाँ हाँ, अब दिख रहा है। वेब डेवलपमेंट का कुछ खोले हैं। अब क्या करें, इसको फिर से स्टार्ट करें या फिर थोड़ा देखो जो हमने बता दिए ना उसको एक बार मैं रिवीजन करा देता हूँ, ठीक है। हाँ क्योंकि कुछ था भी नहीं, जैसे ये वेब डेवलपमेंट के बारे में हमने बताया थे वो है ये हु इज अ डेवलपर, ठीक है। अभी इससे थोड़ा आगे हमने बढ़े थे तो टाइप्स ऑफ वेब डेवलपर देखे थे, जो बता दिए हमने पहले से, है ना। ये फ्रंट एंड बैक एंड और हाँ, फुल स्टैक जो हमने बताया तुम्हें वही यहाँ पे फुल स्टैक। लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ भैया। अच्छा किए हो कि तुम अभी बता दिए हो, जैसे ये हमने बताया था कि क्या क्या स्किल्स रिक्वायरमेंट होती है वेबसाइट बनाने के लिए, क्लियर। अब थोड़ा हाँ सा आगे जो जॉब आउटलुक है, फिर हाउ टू स्टार्ट। स्टार्ट में मतलब कैसे स्टार्ट करेंगे फ्रंट एंड के लिए, हम पहले HTML CSS और जावास्क्रिप्ट सीखेंगे। फिर कोई एक फ्रंट एंड लाइब्रेरी सीखेंगे, जैसे रिएक्ट हो गया या व्यू हो गया। उसके बाद हम फिर बैकएंड में आएंगे, उसमें भी कोई लैंग्वेज और एक डेटाबेस सीखेंगे, ठीक है। ये सेटिंग एनवायरनमेंट वेरिएबल ये भी ठीक है। ये था वो, ये तुम्हें समझ नहीं आया मतलब इसका, है ना। हाँ भैया, इसीलिए हम फिगर नहीं देख रहे थे, बस सुन रहे थे। हाँ तो तुम्हें पहले देखो इसको एक बार फिर से समझना, थोड़ा फास्ट बताएंगे, ठीक है। जैसे देखो ये मान लो तुम यूजर हो, राइट। ठीक है। ये थोड़ा ज्यादा मोटा हो गया। आप स्टार्टिंग से स्क्रीन शेयर करके पढ़ा रहे थे। हाँ, हमको क्या होता है जो तुम्हें नहीं दिख रहा है। जैसे देखो ये मान लो ये अपना यूजर है, ठीक है। हाँ और ये अपना वेब ब्राउजर है, जैसे मान लो तुम्हारा लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको जैसे हम सर्च किए गूगल पे, जैसे कुछ सर्च किए तो वो हम क्या किए, रिक्वेस्ट किए हैं कहाँ पे, बैकएंड में, ठीक है। ये हमारा पूरा बैकएंड का लॉजिक है, इतना सारा। बैकएंड बहुत पार्ट में अंदर डिवाइड होता है। तो जैसे मान लो हमने यहाँ सर्च किया कि हमें बुर्ज खलीफा का फोटो दिखाओ अपने ब्राउजर पे, तो वो रिक्वेस्ट हाँ। यहाँ गया। और वो रिक्वेस्ट किस टाइप का रिक्वेस्ट है उसके हिसाब से, जैसे वो फाइल सिस्टम का है या फिर कुछ डेटाबेस से दिखाना है, जो भी हो उस हिसाब से ये हमें वो रिस्पॉन्स रिटर्न करता है। जैसे अगर मान लो हम लॉगिन कर रहे हैं तो वो डेटाबेस वाले में जाएगा, है ना। डेटाबेस से मेरा डेटा फेच हम्म, करेगा और मैच कर गया तो वो हमें, जैसे जो भी हम रिक्वेस्ट करेंगे वो रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट होगा, जैसे बुर्ज खलीफा का फोटो तुम मांग रहे हो तो उसका रिस्पॉन्स क्या होगा, उसके पास फोटो फेच करके लाएगा वो। और वो एक रिस्पॉन्स वाले, हम्म, मान लो कि रिस्पॉन्स एक डब्बा है उसके अंदर वो रख दिया। पूरा कैलकुलेट करने के बाद, पूरा रिसर्च, पूरा सर्च वर्च होने के बाद, जो तुम्हारा रिक्वेस्ट का जो डेटा है उस डेटा को पूरा बैकएंड में चलाने के बाद उसको एक रिस्पॉन्स नाम के डब्बे में रख दिया। और वो डब्बा तुम्हें भेज दिया, ये तीर दिख रहा होगा, है ना। और वो डब्बा तुम्हारे पास रिस्पॉन्स में आया और वही डब्बा तुम्हें दिख रहा है जो डिस्प्ले रिजल्ट है। ये हमने बताया था, समझ में आ गया। समझ गया। हाँ क्योंकि पहले मैं बता दिया था वो, तभी थोड़ा ज्यादा बेटर समझ में आता, बट ठीक है ना। उसके बाद हमने आगे क्या बताया था, स्टार्ट विथ HTML, तो वो देख लिया हमने। उसके बाद क्या है, ये है वो पॉइंट जो हमने अभी 5 पॉइंट पे बात की है ना, करेंटली 5 यूज कर रहे हैं। यूजर स्ट्रक्चर, टैग टू स्ट्रक्चर कंटेंट, है ना। उसके बाद हेरिडिकल स्ट्रक्चर होता है इसके पास। ये जो पॉइंट था, केस इंसेंटिव होता है, केस इंसेंसिटिव, इसका मतलब वही जो कैपिटल स्मॉल वाला होता है, ठीक है। अच्छा। हाँ ये है सिमेंटिक मीनिंग होता है हर कंटेंट का। उसके बाद क्या है, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, यानी कहीं भी चलाओ तुम पेज सेम दिखेगा, क्लियर। अब उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़े थे तो ये हमारा बॉयलर प्लेट का कोड है, ठीक। बॉयलर प्लेट का कोड का मतलब इतना कोड जो है हमें वो HTML, जब हम कोड लिखने जाएंगे तो इतना कोड HTML ऑटो कंप्लीट करके देता है। तुम चाहो तो इसको टाइप भी पहले कर से। सकते हो। हाँ, तुम चाहो तो इसको टाइप भी कर सकते हो। और ये पूरा जरूरी नहीं है, तुम ये 3 को हाइड भी कर सकते हो बेसिक लेवल पे, ठीक है। अभी हम इसके बारे में और चर्चा हाँ करते हैं। ये हो गया। अब इस बॉयलर प्लेट को हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये है क्या, तभी हम अपनी कोडिंग को स्टार्ट करेंगे। तो वो बॉयलर प्लेट यहाँ से समझो, ठीक है। यहाँ तक था, अभी समझ में आया इतना पूरा क्लियर। हाँ भैया। हाँ, अब देखो क्या है, ये जो बॉयलर प्लेट था अपना, तुम बॉयलर प्लेट की कोड को देखो। ये देख लो, ये जो जितना कोड है ना, उसी कोड को हमने अगले पेज पे लिख के, और वो कोड क्या कर रहा है वो बताए हैं, तो वो समझना। ये जो अपना सबसे पहला लाइन जो HTML देता है ना, जो डॉक टाइप HTML है ना, वो मान लो वो जरूरी भी नहीं है और जरूरी भी है। इसका क्या मतलब है, मतलब ये है कि तुम अगर उस डॉक टाइप को हटा देते हो तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा, क्लियर। और एक चीज, जैसे हमने HTML में ये शायद नहीं बताया है कि HTML के पास एक
क्लोजिंग टैग और एक ओपन टैग दोनों होता है। क्लियर? एक ओपनिंग टैग भी होता है और एक क्लोजिंग टैग भी होता है। यानी एचटीएमएल में तुम कुछ भी लिखोगे तो मोस्ट ऑफ द टैग यानी 90 to 95% टैग के पास एक ओपनिंग, जैसे देखो यहाँ समझो ये जो टैग है ये हेड है, ये हेड यहाँ पे ओपन हो रहा है और यहाँ पे बंद हो रहा है। ठीक है? हेलो? हाँ भैया। हाँ, देख रहे हो ना? तो हाँ देख रहे हैं। हाँ, तो HTML में जो है ना जो भी टैग होते हैं उसके एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग होते हैं। ज्यादातर टैग के कुछ टैग ऐसे होते हैं जो सेल्फ क्लोजिंग भी होते हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जैसे ये इस टैग को देखो, ये हेड टैग है एक और यहाँ पे ये हेड क्लोज हो रहा है, यानी इसके अंदर जो भी कुछ है वो सब किसका चाइल्ड होगा? इसके अंदर जो भी है वो इस हेड का टैग चाइल्ड होगा। ठीक है? तो हम जो हाँ हिरेरिकल बता रहे थे ना वो, अब देखो शुरू से समझो, हम इसके एक एक लाइन को समझते हैं पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे देखो ये डॉग टाइप जो है अपना बॉयलर प्लेट में, ये बस ये इसलिए है कि ये हमें ये बताता है कि जो हम अपना HTML यूज कर रहे हैं वो HTML5 है, बस इतना काम है इसका। ठीक है? यानी HTML5 को दिखाने के लिए हम डॉग टाइप HTML लिखते हैं। तुम चाहो तो इसको हटा भी सकते हो, अगर इसको हटा दोगे तो पेज पे कोई असर नहीं पड़ेगा। क्लियर? हाँ। हाँ, बट वो ऑटो कंप्लीट करके देता है तो क्या जरूरत है हटाने का, रहने देते हैं, है ना? हाँ उसके भैया। बाद क्या है, उसके बाद जो हमारा सेकेंड टैग होता है HTML के बाद, ये है, ये देखो HTML। ठीक है? और ये HTML HT क्लोज कहाँ हो रहा है? यहाँ। ये देखो यहाँ, ये समझने वाली बात है। जब हम HTML में कोड लिखते हैं तो जो पूरा टैग है ये लैंग इंग्लिश है, इसको इग्नोर करना। ठीक है? बस इतना समझना, ये HTML है और यहाँ पे HTML का क्लोजिंग टैग है, और हमारा जो भी कंटेंट है वो इसी के अंदर है। क्लियर? तो यहाँ पे तुम ये कह सकते हो कि HTML के किसी भी पेज में जो पूरा पेज है वो एक HTML टैग के अंदर मर्ज रहता है। क्लियर? फिर से भैया। जैसे देखो यहाँ पे, जैसे HTML में तुम कोड लिखोगे तो HTML में एक, जैसे यहाँ पे ये HTML दिख रहा है और ये क्लोजिंग दिख रहा है, इसी के हाँ अंदर जो भी पापड़ पकना होगा, जो भी खिचड़ी पकना होगा इसी के अंदर पकेगा। यानी जो भी पेज का कंटेंट है वो इसके अंदर ही आएगा। क्लियर? यानी हाँ समझ गया भैया। हर एक HTML पेज में एक HTML पेरेंट होता है। यानी HTML के टैग में एक पेरेंट जो होता है वो हमेशा HTML होता है। ठीक है? अब देखो, अब उस जो पेरेंट है अपना, उसको हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा दो तरीका? उस HTML में एक अपना हेड आता है, और एक जैसे हेड आया और हेड यहाँ पे क्लोज हो गया, और एक बॉडी आया और बॉडी यहाँ पे क्लोज हो गया। ये अगर थोड़ा बहुत अभी समझ में नहीं भी आया तो पहली जब एक ही दो कोड करोगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे देखो ये हमारा एक पेरेंट था HTML। क्लियर? हाँ। अब HTML के दो बच्चे होते हैं और जो कि कंपलसरी है, वो होते ही होते हैं। कौन कौन? एक हेड होते हैं, ठीक है, जो तुम एक याद, फुट एक हेड, हाँ, और एक बॉडी। क्या होता बॉडी। है? एक हेड और एक बॉडी। यानी एक पेरेंट है अपना HTML, उसके अंदर दो बच्चे हो गए, एक हेड और एक बॉडी। अब हेड और बॉडी हेड का और कॉन्सेप्ट समझो। हाँ, तो हेड के अंदर क्या है, ये देखो हमने लिखे हुए हैं, हेड टैग्स होल्ड मेटा डेटा इंक लिंक इन HTML। यानी हेड के अंदर हम मेटा डेटा को डिफाइन करते हैं। मेटा डेटा क्या होता है? तो मेटा डेटा यानी मेटा का मतलब होता है छोटा। ठीक है? यानी जो हमारे ब्राउजर में छोटे छोटे डेटा है, हालांकि इसको हम आगे चल के जब हम मेटा डेटा पढ़ाएंगे थोड़ा ज्यादा इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना समझो मेटा डेटा का मतलब कि जैसे मान लो हमारे ब्राउजर में कहीं ना कहीं लोगो लग रहा होगा। जैसे ब्राउजर पे सर्च करते हो तो छोटा सा इमेज नहीं आता है गोल गोल घूमता हुआ, हाँ हाँ। वो, हाँ, वो मेटा डेटा हो गया। जैसे कहीं लोगो लगेगा वो मेटा डेटा हो गया, है ना, ब्राउजर की। यानी छोटे छोटे डेटा जो हमारे ब्राउजर के लिए जरूरी है उसको हम मेटा टैग के अंदर डिफाइन करते हैं। ठीक है? उसके बाद क्या है, उसी हेड के अंदर अपने पास एक टाइटल आता है, टाइटल टैग। टाइटल टैग के अंदर हम जो भी लिखते हैं वो हमें ब्राउजर पे टाइटल में दिखता है। क्लियर? भैया फिर से। ये टाइटल टैग जो है, टाइटल टैग के अंदर जो हम जो भी लिखते हैं ना वो टाइटल पे दिखता है। यानी जो हम ब्राउजर सर्च करेंगे ना तो सर्च में ऊपर में दिखता है। कैसे दिखता है वो हम अभी बताएंगे। तो ऐसा समझो कि टाइटल के अंदर की कंटेंट हमें टाइटल में दिखता है। क्लियर? हम बताते हैं हाँ। अभी, इसका कोड करेंगे हम अभी। ये हो गया, उसके बाद हमारा हेडर टैग क्लोज हो जाता है। बट यहाँ देखना हमने क्या लिखा, लिंक भी हम हेड के अंदर इन्वॉल्व करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक CSS की फाइल होगी और एक HTML की फाइल होगी, तो हमें CSS की फाइल को इंपोर्ट अगर करना होगा तो हम कहाँ करेंगे? हेड के अंदर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है जो लिंक होगा वो हेड के अंदर ही इंपोर्ट होता है। क्लियर?
हेड जहाँ क्लोज हो रहा है उसी के अंदर हम कहीं पे भी उस लिंक को ऐड कर देंगे। क्लियर? हाँ भैया। हाँ। तो हेड के अंदर हम क्या क्या देते हैं, हेड के अंदर हम मेटा डेटा को डिफाइन करते हैं और टाइटल, मेटा डेटा टाइटल और कोई भी लिंक, जैसे कुछ भी लिंक हो सकता है, मान लो किसी दूसरे पेज का भी लिंक हमारा इसमें हो, है ना, तो वो हम हेड के अंदर डालते हैं। और उसके बाद जो बॉडी है, बॉडी जो दूसरा चाइल्ड है उसका, हेड का, उस बॉडी के अंदर ही पूरा कंटेंट होता है उस पेज का। ठीक है, अभी हम बताएंगे तुम्हें, ये जो है ना इसके अंदर पूरा कंटेंट होता है, ये बॉडी के अंदर। अब तुम जो भी पेज में दिखाना चाहते हो वो सब कुछ बॉडी के अंदर लिखना पड़ेगा तुम्हें। क्लियर? हाँ भैया। देखो, थोड़ा सा कम समझ में आया होगा बट थोड़ा ध्यान देना इधर। हम क्या करते हैं, इसकी स्टार्टिंग हम से ऐसे पढ़ते ज्यादा समझ में आता। हाँ रुको ना, हम इसका एक वो बताते हैं तुम्हें कोडिंग करके, रुको जस्ट वेट। एक हम यहाँ पे कोई फाइल बनाते हैं, फाइल का नाम देते हैं वेब। ठीक है, देखो यहाँ समझना, उसमें तुम्हें पूरे समझ में आ जाएगा क्या था वो। इसको ओपन तो करने आता होगा, जो फाइल को हम एचटीएमएल में कैसे ओपन करते हैं, जो वीएस कोड में। नहीं भैया। हाँ तो देखो, ये बहुत सारे तरीका है, जैसे इसको हमें पहले हटा लेने दो। एक तो तरीका ये है कि हमने यहाँ स्क्रीन पे फोल्डर बनाया, फोल्डर बनाने आता होगा तुम्हें, है ना? फोल्डर, कोई फाइल। हाँ, कोई भी फोल्डर बनाना, वही फाइल बनाना। ठीक है, हाँ। जैसे हम ऐसे करके नहीं बनाते हैं, ये न्यू फोल्डर न्यू फाइल जो भी होगा, तो ये हमने अच्छा बना भैया, लिया। हाँ हाँ, बन जाएगा बन जाएगा। हाँ, उसके बाद क्या करना वैसे है तुम्हें किसका इसको, फोल्डर बनाना है, वीडियो का ही? हाँ कुछ भी होगा तो। अब जैसे ठीक। इसको तुम्हें क्या करना है, वीएस कोड में ओपन करना है, तो एक ऑप्शन तो ये है कि इस पे ले जाओ कर्सर को, उसके बाद क्या है, लेफ्ट क्लिक करो और उसको वीएस कोड में ले जाके छोड़ दो। ठीक है, अच्छा। एक तो ये तरीका है जो शॉर्टकट है, और दूसरा ये है जो प्रोफेशनल है, वो क्या है, तुम्हें वीएस कोड को ओपन करना चाहिए, तुम वीएस कोड को ओपन किए। अब देखो, उसके बाद क्या है, ये यहाँ पे फाइल दिख रहा है, हाँ दिख रहा है भैया। हाँ फाइल पे क्लिक करो, फाइल पे क्लिक किया, उसके बाद तुम्हें यहाँ पे ऑप्शन आएगा ओपन फोल्डर। क्लियर? ये हाँ। ओपन फोल्डर पे फाइल। क्लिक करो और तुम अपना फोल्डर सेलेक्ट कर लो, तुम्हारा जो भी लोकेशन पे होगा तुम्हें याद होगा कि कहाँ है वो फोल्डर। जैसे मान लो हम ये वेब बनाए थे अभी, तो हमने वेब पे क्लिक किया और इसको सेलेक्ट कर लिया। अब ये हमारे उस वीएस कोड में खुल जाएगा, खुल गया। हम्म। ठीक है, ये देखो दिख रहा होगा तुम्हें, यहाँ पे वेब खुल गया है, राइट? दिख गया भैया, हाँ। हाँ, ये हमने खोल लिया, और या तो तुम डायरेक्ट उठा के भी रख सकते हो तो वहां से भी खुल जाएगा। अब देखो, उसके बाद क्या करना, तुम एक दो एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना, जैसे एक्सटेंशन पे आना और यहाँ लिख देना HTML। हमने तो एक भी नहीं किए हैं, तुम चाहो तो कर लेना, जैसे ये स्नाइपेड हो गया, है ना, इसको इंस्टॉल कर लो। वो मतलब सजेस्ट करता रहता है, ये बना बनाया कुछ है, ये HTML का बॉयलर प्लेट, यानी ये एक दो चीज जो भी तुम चाहो तो इंस्टॉल कर सकते हो, नहीं भी करोगे कोई दिक्कत नहीं। किस क्लियर? ऑप्शन पे चाहिए भैया, एक्सटेंशन पे? हाँ, ये एक्सटेंशन का होगा एक ऑप्शन। सिंबल, हाँ दिख गया दिख गया। हाँ, उस पे जाना, ऊपर में HTML टाइप करना, और तुम्हें जो भी करना हो, जैसे स्नाइपेट का मतलब क्या होता है, यानी बना बनाया, जैसे तुम कोड करोगे आगे तो कुछ कुछ चीजें तुम्हें ऑलरेडी देगा, ये सजेस्ट करेगा कि अच्छा यहाँ पे आप ये यूज कर लो ज्यादा बेटर है, ये यूज कर लो ज्यादा बेटर है। स्टार्टिंग के लिए तो नहीं करोगे तो भी बेटर है, लेकिन कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। बाकी इसके लिए तुम्हें कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, HTML ऐसे ही चलता है। अब देखो यहाँ जैसे ये हमने फोल्डर खोला है वेब, इसके अंदर तुम्हें तीन चार आइकन दिख रहे होंगे। क्लियर? दिख रहा है। तो ये पहला जो आइकन है वो फाइल है, यानी यहाँ पे फाइल बनेगी, यहाँ पे क्लिक करने के बाद। दूसरा फोल्डर है, यानी वेब के अंदर एक और फोल्डर बन जाएगी। ठीक है, और हाँ। उसके बाद क्या है, ये रिफ्रेश है, यानी रिफ्रेश करोगे और ये कुछ भी रहा है। जैसे देखो, हम फाइल बना रहे हैं, पहला पहला हम इसका नाम देते हैं हेलो। ठीक है, इसमें भैया रिफ्रेश का काम ये है कि मतलब जैसे जैसे सिस्टम को करते वैसा? नहीं, जैसे तो हमने ये फोल्डर ओपन किया ना वेब, और उसके अंदर बहुत सारा फाइल था, लेकिन कुछ फाइल हमें नहीं दिख रहा है, तो हो सकता है कि लोड नहीं हुआ हो, तो रिफ्रेश कर लो, वो दिख जाएगा। अच्छा। ठीक है, अब जैसे देखो, हमने अपनी पहला पेज बना रहे हैं, पहला जैसे वेब के अंदर हमने फाइल फाइल बनाना है, तो हम इस फाइल वाले पे क्लिक करेंगे, फोल्डर बनाना है तो फोल्डर वाले पे। फोल्डर का मतलब क्या होता है, फाइल का मतलब हुआ कि एक टेक्स्ट फाइल, यानी एक, उसके अंदर हम डायरेक्ट कोड शुरू करेंगे। फोल्डर के अंदर हम कोड नहीं लिखते हैं, फोल्डर के अंदर हम फिर फोल्डर बना सकते हैं, या नहीं तो उसके अंदर फिर नया कोड फाइल बना के लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ।
जैसे वेब के अंदर हम आए, इसमें फाइल बनाया, इसमें हम जैसे मान लो पहला है हेलो डॉट एच टी एम एल। जब भी एच टी एम एल का एक्सटेंशन क्या है, डॉट एच टी एम एल। अगर तुम डॉट एच टी एम एल नहीं लिखोगे, जैसे फाइल नेम तो तुम कुछ भी लिख दो, इसमें ये हेलो जो है ये तुम कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन लास्ट में एच टी एम एल पेज में लास्ट में डॉट एच टी एम एल लगाना कंपलसरी है। क्लियर? क्यों भैया, हेलो के बाद डॉट क्यों देंगे? देखो, ये डॉट एच टी एम एल है ना, ये उसकी पहचान है कि हम एच टी एम एल का पेज है, एच टी एम एल हमारा कंटेंट है। अच्छा। जैसे मान लो तुम पीडीएफ ओपन करते हो तो लिखा रहता है प्रियांशु डॉट पीडीएफ। हाँ, 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 हाँ। जैसे तुम इमेज ओपन करते हो तो लिखा रहता है प्रियांशु या कुछ भी नाम अलूल जलूल, और उसके अंदर में लिखा रहता है डॉट जेपीईजी, डॉट जेपीजी, डॉट पीएनजी। ऐसा देखे हो कभी? हाँ, देखे हैं भैया, इमेज का वो जो फ़ोल्डर आता है ना उसमें। हाँ, तो डॉट जेपीजी रहता है, जेपीईजी रहता है या डॉट पीएनजी रहता है। तो वैसा ही एचटीएमएल के लिए लास्ट में हमें डॉट एचटीएमएल लगाना कंपलसरी है, ठीक है। अगर एचटीएमएल नहीं लगाओगे तो वो समझ नहीं पाएगा कि क्या क्या लिखना चाह रहे हो तुम। एचटीएमएल तुमने लगा दिए तो ये समझ जाएगा, अच्छा एचटीएमएल लिखेगा ये। क्लियर? ये उसकी पहचान है, ठीक है। हाँ। हाँ, बाकी तुम नाम चाहे जो भी दे दो, हेलो दे दो, राम दे दो, रहीम दे दो, कुछ भी दे दो, डजंट मैटर। उसके बाद क्या है, तुमने हेलो डॉट एचटीएमएल लिखा और इंटर दबाना। जैसे इंटर दबाओगे ये फाइल तुम्हें बगल के विंडो में खुल जाएगी, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या करना है तुम्हें, शिफ्ट और वन। तुम्हारा तो मैक है ना शायद? हाँ। तो मैक में आई डोंट नो कैसे करते हैं, बट देख लेना। इसमें क्या है कि हमारे में शिफ्ट और आई करते हैं तो एक ऐसा आता है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटर करेंगे तो ये हमारा पूरा कोड जो बेसिक है वो आ जाएगा। शिफ्ट प्लस क्या बोले भैया? शिफ्ट और आई, यानी वन है, तो वन पे जो शिफ्ट और वन शिफ्ट तो दबाने है। पे वो, हाँ तो शिफ्ट और वन दबाने पे ये आ जाता है। अच्छा, वो तुम अभी किससे ज्वाइन हो, मैक से ज्वाइन हो गए? हाँ, मैक से ही जॉइन। ओपन करके देखना, जितना हमने अभी काम किया उतना थोड़ा फास्ट करना लेकिन। अच्छा एक काम ठीक करो, है। पहले समझ लो फिर हम बाद में देखेंगे। लिसन, ठीक। इतना हो गया। हमने क्या किया, शिफ्ट और वन प्रेस किया है, शिफ्ट वन करके और उसके बाद एंटर किया है, तो इतना कोड हमारे पास पहले से लिखा आया है, ठीक है। अभी। और तुम ऐसा कर सकते हो कि पूरे कोड को तुम खुद से चाहो तो खुद से लिख सकते हो, खुद से लिख सकते हो अगर तुम्हें याद हो तो। याद क्या करना है, इसमें ये दोनों टैग का कोई काम नहीं है, इसका काम है लेकिन आगे चल के है, तो तुम चाहो तो इसको हटा भी सकते हो, बस इतना लिख लो, तुम्हारा काम इतने से हो जाएगा। तुम और भी नहीं चाह रहे हो तो तुम इसको भी हटा दो, डॉक टाइप भी हमें नहीं चाहिए, ठीक है। इतने से ही अपना काम हो जाएगा। बट बेस्ट प्रैक्टिस के लिए ठीक है जो भी है ना। क्योंकि ये वाला जो है ना, ये मेटा डेटा का है रिस्पॉन्सिव बनाने का काम, रिस्पॉन्सिव बनाता है, मतलब फोन के लिए कैसा दिखेगा वेबसाइट, है ना, उसको हम रिस्पॉन्सिवनेस में यूज करते हैं। अब देखो हमने क्या बताया था कि जो हम टाइटल में लिखते हैं वो हमें टाइटल पे दिखता है। जैसे देखो हम लिखते हैं क्या, राम, काम करो, हेलो दुनिया, हमने लिखा हेलो दुनिया, ठीक है। अब बॉडी के अंदर हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हमने क्या बताया था कि एक हेड होता है, हेड के अंदर हम कोई भी मेटा डेटा दिखाते हैं जो भी हमें वेबसाइट में छोटे छोटे डेटा जरूरत पड़ती है, और या नहीं तो कुछ भी लिंक हम वहां पे डालते हैं, ठीक है। और हमें हेड के अंदर के टैग ब्राउजर पे नहीं दिखते हैं, हमें बस उसका रिफ्लेक्शन दिखता है, यानी उसका रिस्पॉन्स दिखता है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे टाइटल लिख दिया और उसके बाद हम बॉडी में कुछ भी नहीं लिखे, उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ साइड में दिख रहा है लाइव सर्वर। हाँ, हाँ, हाँ भैया। हाँ, तो ये तुम्हें डाउनलोड इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे एक्सटेंशन वाले पे जाना और यहाँ पे तुम लिखोगे लाइव सर्वर, तो तुम्हारे पास ऑप्शन आएगा, एक सेकंड, ये देखो लाइव सर्वर आया, तो हमारे में इंस्टॉल है, तुम्हारे में यहाँ पे लिखा आएगा इंस्टॉल का बटन, जैसे इसमें आ रहा है नीचे वाले में, तो वैसा ही तुम्हारे में आएगा, तो उसको इंस्टॉल कर लेना। ये इंस्टॉल करना जरूरी है लाइव सर्वर, ठीक है। ठीक है भैया। तो हम यहाँ पे आ गए। उसके बाद क्या है, जैसे हमने ये कोड लिखे हमें सेव करना पड़ता है, सेव करने के लिए कंट्रोल एस का बटन यूज करते हैं तो वो सेव हो जाता है, ठीक है। सेव कंट्रोल। होने के बाद कंट्रोल और एस, सेव करने के लिए, ठीक है। जैसे तुम हाँ। कोड में कुछ भी चेंज करोगे तो उसको सेव करना पड़ता है, और नहीं तो तुम ऑटो सेव का भी यूज कर सकते हो, सेटिंग में जाके ऑटो सेव का बटन होता है, तुम लिखते जाओगे वो ऑटो सेव होता जाएगा, ठीक है। जैसे अच्छा। ये हमारा कोड है, अब हम इसको रन करते हैं, गो लाइव, है ना, गो लाइव बटन यहाँ पे आ जाएगा, या नहीं तो यहाँ से तुम राइट क्लिक करके यहाँ देखोगे तो यहीं पे कहीं पे देखो ओपन विथ लाइव सर्वर दिख रहा है।
हाँ भैया। हाँ, तो इस पे तुम क्लिक कर दो, या नहीं तो यहाँ से डायरेक्ट क्लिक कर दो, बात बराबर है। तो जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा कोड रन हो जाएगा। देखो ये रन हो गया। अब देखो हमने तुम्हें क्या बताया था कि टाइटल में जो हम लिखते हैं वो टाइटल में दिखता है, राइट। तो टाइटल का क्या मतलब है, ये होता है टाइटल। यहाँ देखो ऊपर में कुछ दिख रहा है तुम्हें, हेलो दुनिया। है ना। तो ये हाँ। अपना टाइटल है। और ये जो बगल में जो आइकन दिख रहा है, ये एक मेटा डेटा होता है। अगर ये तुम आगे जब वेबसाइट बनाओगे तो वो तुम उसमें, जैसे यहाँ देखो इस पेज में तुम्हें दिख रहा होगा, यहाँ कुछ दिख रहा है ना आइकन टाइप का। बट यहाँ पे अपने को वो दुनिया का छाप दिख रहा है, क्योंकि ब्राउजर में दुनिया ये डिफॉल्ट वाला है उसका आइकन, ठीक है। तो ये मेटा डेटा है, जब यूज करोगे तब करोगे, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो हमने टाइटल में जैसे मान लो हेलो दुनिया किया, अब जैसे मान लो टाइटल को हम चेंज करते हैं, टाइटल को चेंज करके प्रियांशु लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो प्रियांशु लिख के फिर से हमें सेव करना पड़ेगा, तो कंट्रोल एस प्रेस किए और फिर हम ब्राउजर में जाके देखेंगे तो देखो यहाँ पे टाइटल बदल गया है, प्रियांशु कुमार। बदल गया ना टाइटल। हम्म। हाँ, तो जैसे हम कोई भी वेबसाइट जैसे सर्च करते हैं, यहाँ पे मान लो हम सर्च कर रहे हैं क्या, आरजीपीवी। तो यहाँ देखो आरजीपीवी ने ये दिया है, इसके वेबसाइट को ओपन करो, रुको। ये देखो राजीव गांधी वाला जो यूनिवर्सिटी है, उसने टाइटल में क्या लिख के रखा है, राजीव गांधी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुछ लिखा है। हाँ। तो ये जो डेटा है वो कहाँ लिखा होगा उसने पेज में, ऐसा ही कुछ टाइटल के अंदर लिखा होगा। क्लियर। अच्छा, जब वो साइट बनाया होगा। हाँ, जब उसका साइट बना होगा तो ऐसा ही टाइटल के अंदर लिखा होगा। तुम चाहो तो उसको देख भी सकते हो, फ्रंट एंड के कोड को डेवलपर देख सकता है कैसे। जैसे तुम ब्राउजर पे आ गए, अब यहाँ से तुम्हें क्या करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करोगे तो यहाँ तुम्हें इंस्पेक्ट का बटन दिखेगा, ठीक है। हम्म। इंस्पेक्ट के बटन पे क्लिक करना, तो एक साइड में विंडो ओपन होगा। फिलहाल के लिए इसको जैसे ये साइट के लिए विंडो ओपन हुआ, इसको हम चाहे तो बढ़ा घटा सकते हैं। अब यहाँ पे देखो हम तुम्हें वो टाइटल दिखाते हैं कि उसने कहाँ लिख रखा है। जैसे देखो ये उसका पूरा फ्रंट एंड का कोड है, ठीक है। देख इस लीजिए, पेज इसको चेंज नहीं कर सकते? टेम्परेरी चेंज कर सकते हो। टेम्परेरी का मतलब जैसे देखो हम चेंज करते हैं, क्या चेंज करते हैं, जैसे देखो ये अप्लाई फॉर डिग्री है ना, अप्लाई फॉर डिग्री कहाँ लिखा है वो, ये देखो जैसे अप्लाई फॉर डिग्री है, इसको हम लिख देते हैं मत करो अप्लाई, ठीक है। अब देखो इसको हाँ। एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या आ गया, यहाँ एरर देखो बता रहा यहाँ, है। नहीं नहीं यहाँ देखो, अच्छा, चेंज हो गया भैया। टाइटल हाँ, ही चेंज हो गया। मत करो अप्लाई, लेकिन ये टेम्परेरी है, तुम्हारे ब्राउजर में दिखेगा बस, तुम उसके ग्लोबल अच्छा, को चेंज मतलब नहीं करे हो। हाँ अगर यानी किसी ये, और सिस्टम से करते हैं तो? नहीं किसी और पे, इसी को तुम रिफ्रेश करो वो हट जाएगा। देखो हट अच्छा, गया, अप्लाई फॉर डिग्री आ गया। तो कोड जहाँ से जो बनाया है वहीं से चेंज होगा। हाँ वो वहीं से चेंज होगा, वही कर पाएगा, नहीं तो तुम नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब देखो हम क्या बता रहे थे कि तुम टाइटल को देख सकते हो कैसे। टाइटल होता कहाँ है, देखो तुम्हारे पास ये दिमाग है, ये तुम्हारे पास टैग है, तो तुम्हें ये पता है कि टाइटल कहाँ होता है, हेड के अंदर। और ये तुम हेड हेड दिख रहा है तुम्हें, राइट। तो तुम हेड के अंदर जाओगे, और हेड के अंदर यहाँ पे देखो हमने क्या बताया था, या तो मेटा डेटा यूज होता है या नहीं तो लिंक यूज होता है। देखो हेड के अंदर तुम्हें कुछ और दिख रहा है क्या, ये मेटा डेटा दिख रहा है, और ये कहीं ना कहीं कुछ लिंक वगैरह है। क्या काम करता है वो सेकेंडरी मेटा। और ये देखो यहाँ तुम्हें टाइटल दिख रहा हाँ हाँ। है ना। एक सेकंड इसको हम स्क्रीन बड़ा कर देते हैं। ये देखो यहाँ टाइटल दिख रहा है, सेम टाइटल है जैसा अपने कोड में है। हाँ, राजीव गांधी ये देखो प्रौद्योगिकी ऐसा ही विश्व। टाइटल है ना। हाँ भैया। हाँ तो यही है, जो वो टाइटल टैग के अंदर हम लिखते हैं वो यहाँ पे दिखता है। तो जहाँ जैसे जैसे यहाँ पे इसने राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लिख रखा है, तो उसके वहाँ वो आ रहा है ना। तो इस तरह से हम फ्रंट एंड के कोड को देख सकते हैं, बैक एंड के कोड को हम नहीं देख सकते हैं, एक वो अंदर की लॉजिक है। तुम चाहो तो इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, यहाँ से जाओ, ये कहीं से डाउनलोड होता है, या उसके लिए कुछ एक्सटेंशन वगैरह होता है, ये हमने खुद भी डाउनलोड किए हैं बहुत सारे वेबसाइट के। तुम चाहो तो इसके पूरे कोड को डाउनलोड कर सकते हो अपने में, हालांकि वो नहीं चलेगा, वो सेकेंडरी मैटर है। नहीं चलने के पीछे का लॉजिक क्या है ना, कि उसमें बैकएंड भी लगे होंगे, राइट।
और हाँ। बैकएंड में क्या लगता है कि बैकएंड के कोड को कोड जरूरत पड़ती है, और वो कोड तुम्हारे पास है नहीं, तो वो नहीं चल पाएगा, मुश्किल है कि चल पाए। ठीक है, तो ये हमने टाइटल के अंदर जो भी लिखते हैं वो हमारे पेज का टाइटल बनता है, ये हमने समझ लिया। फिर हमने क्या बात की कि बॉडी के अंदर ही हमारा पूरा वेबसाइट होता है। अब देखो, अब हमें हेड हेड ट्रैक से कुछ नहीं लेना, हेड को हम क्लोज कर देंगे। जहाँ से क्लोज और ओपन कर सकते हो तुम, हेड को हम क्लोज कर देंगे, जब हमें हेड की जरूरत पड़ेगी तब हेड यूज करेंगे, नहीं तो ओपन भी है तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जैसे हमारे पास कुछ CSS फाइल आएगी तो उसको इंपोर्ट करेंगे हम, तो हेड के अंदर कर देंगे। कुछ मेटा डेटा है उसको इंपोर्ट करेंगे तो वहां कर देंगे, नहीं तो ज्यादातर केस में इतना ही लिमिट है, हमें टाइटल ही बस यूज करना है अभी बेसिक के लिए। क्लियर। उसके बाद हम यहाँ से कंटेंट लिखते हैं, जैसे मान लो कुछ भी तुम लिख दो यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ कुछ लिखा, इसके वो किया। अब देखो ये कोड यहाँ रन हो रहा है, वहां जाएंगे हम, ये हमारे वेबसाइट पे कुछ कंटेंट दिखा, सत्यम, हाँ भैया। ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, बॉडी के अंदर ही हमारा पूरा कोड रहता है, बॉडी के अंदर ही जो भी हमें दिखेगा वो सब बॉडी के अंदर रहेगा। अब यहीं पे हमें सीखना पड़ेगा कि बॉडी ये के अंदर हम क्या क्या देंगे। बोलो। ये 11 से स्टार्ट किए हैं, अब 10 से नहीं कर सकते थे? कहीं से कर सकते हैं, स्पेस का कोई मतलब नहीं है। अच्छा। तुम चाहो तो ऐसे यूज कर लो, रुको हम बता रहे हैं तुम्हें। तुम चाहो तो यहीं पे यूज कर लो, अच्छा, बॉडी को बॉडी भी के ऊपर पास। ले, कहीं भी ऊपर ले जाओ, डजेंट मैटर, वो सेम काम करेगा। देखो क्या है हाँ। कि ये तो हम इसलिए लिखते हैं कि हमें सुंदर दिखे, बाकी तुम अगर चाहते हो कि हम इसको ऐसे लिखें, तुम चाहते हो कि हम इसको ऐसे लिखें, इसको भी जैसे तुम चाहोगे कि कहीं और लिखें, है ना, अच्छा, यानी वो इससे कर कोई सकते मतलब नहीं। हैं। हाँ, बस ऐसा है कि कंटेंट नहीं गड़बड़ाना चाहिए। जैसे ये हेड टैग अगर यहाँ पे क्लोज हो रहा है, तो तुम इसको इसके यहीं पे क्लोज मत कर देना, नहीं तो ये बाकी के टैग जो है वो इनवैलिड हो जाएंगे, क्योंकि जो हेड के अंदर की कंटेंट है वो क्लोजिंग और हेडिंग टैग सब एक जगह होना चाहिए। ठीक है, समझ। ये तो ये अब यहाँ पे, HTML में है या आपकी सारे लैंग्वेज में? नहीं ये सारे लैंग्वेज में होता है। अच्छा। हालांकि कुछ लैंग्वेज ऐसे होते हैं कि उसमें टर्मिनेशन होता है, और टर्मिनेशन जैसे जावास्क्रिप्ट लिखोगे ना, हाँ। नहीं जावा जावा लिखने के बाद जो है ना, हर लाइन लिखने के बाद तुम्हें एक सेमी कॉलन कहेगा लगाने के लिए, ये वाला। ठीक है, ये जावा की कहानी है, और तुम जैसे ही सेमी कॉलन लगाओगे तो वो कोड उस लाइन से आगे रन नहीं होगा, वो सीधा नेक्स्ट लाइन पे चले जाता है। तो उसमें तुम अगर सेमी कॉलन के बाद दूसरा लाइन लिख रहे हो तो शायद ही रन होगा। ठीक है, तो सब लैंग्वेज की अपनी अपनी कहानी है। टर्मिनेशन वाले में नहीं होता, हालांकि इसमें कोई टर्मिनेशन नहीं है, तुम जहां चाहो कोड लिखो, बस सिस्टमेटिक होनी चाहिए, इसको स्पेस से कोई मतलब नहीं है। अब देखो हमने यहाँ तक अभी क्या क्या सीखा कि हेड टैग के अंदर टाइटल होता है, मीटा डेटा होता है और लिंक होता है, और बाकी जो भी कोड है वो हम बॉडी के अंदर लिखते हैं, जो भी हमें वेबसाइट में दिखाना होता है। क्लियर। हाँ। और हमें उसके अंदर क्या क्या टैग दिखाना होगा वो हम जब टैग आगे बढ़ेंगे तब देखेंगे। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, नहीं तो टाइम बहुत हो गया, आज रहने दे इतना ही। हाँ भैया, आज रहने दीजिए। हाँ, तो अभी तुम एक काम कर सकते हो, क्या करोगे, अभी जितना अपन ने प्रैक्टिस किया है ना, और जो हमने बताए हैं वो उतना कर लो, और बाकी अपन कल से इसकी कोडिंग स्टार्ट हो जाएगी अपनी, कुछ कुछ यानी 5-6 टैग अपन कल पढ़ लेंगे, और ऐसे धीरे धीरे करते करते एक हफ्ते में पूरे HTML खत्म हो जाएगी। ठीक है। हाँ। ठीक है, तो आज के एक लिए हफ्ता इतना ही। लग जाएगा। हाँ, एक हफ्ते में HTML खत्म हो जाएगी, बाकी फिर एक हफ्ते में CSS खत्म हो जाएगी, 15 दिन में मान लो HTML CSS खत्म, और एक हफ्ते लगेंगे जावास्क्रिप्ट के, नहीं जावास्क्रिप्ट के एक हफ्ते नहीं लगेंगे, एक महीने लगेंगे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट अगर हम अच्छे से सीख लेंगे तो रिएक्ट और नोड जेएस को हम ऐसे हवा में उड़ा देंगे, है ना। तो जो भी अच्छा। टाइम हमें देना है वो जावास्क्रिप्ट पे देना है, और बस विश्वास करो, सिखा दूंगा मैं। ठीक है। हाँ भैया। ठीक है, फिर रखते हैं, बाय, गुड नाइट।